हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर क्या करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। विदाउट वेस्टिंग माय टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज पास न्यू रूल फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टेट डीजीपी। डीजीपी क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। देखो अपन बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल ए फॉर एप्पल से ही पढ़ना है अपन को। अपन यहाँ सिर्फ ओनली एग्जाम निकालने आया है तो हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको लिख के बताता हूं, डीजीपी फॉर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और ये पुलिस का, स्टेट पुलिस का हेड होता है। वी कैन से सबसे बड़ी पोस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट की, डीजीपी। याद रखना। अब आप देख पा रहे होंगे, ये है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्य नाथ। क्लियर? ये कहां के सीएम है? ये उत्तर प्रदेश के सीएम है। तो डेफिनेटली ये रूल उत्तर प्रदेश ने निकाला होगा फॉर द सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल पुलिस इन स्टेट। क्या है? पहले अपन समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले डीजीपी को कैसे अपॉइंट किया जाता था। तो देखो, पहले क्या होता था कि कुछ नाम, नेम ऑफ आईपीएस recommended टू यूपीएससी। यूपीएससी को नाम रिकमेंड किए जाते थे और इसी के साथ यूपीएससी डिसाइड करती थी फाइनल नेम कि कौन डीजीपी बनेगा। क्लियर? अब क्या है कि पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री करने के लिए, क्या है दोस्तों, पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड किया कि बिल्कुल भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में। तो क्या है कि इसने सोचा, इन्होंने, स्टेट ने सोचा कि हम एक कमेटी बनाएंगे जो डिसाइड करेगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू डीजीपी इन द स्टेट। क्लियर? अब कमेटी कौन हेड करेगा यह भी जानने जरूरत है। एक कमेटी हेड करेगी, क्या है? कमेटी हेडेड बाई रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। क्लियर? एक कमेटी सेटअप करी जाएगी जो कि नाम रिकमेंड करेगी फॉर द सिलेक्शन ऑफ डीजीपी। क्लियर? और इसको हेड कौन करेगा? रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। क्लियर? अब क्या है दोस्तों, क्वेश्चन ये बन रहा है कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जज अपॉइंट करेगा तो क्या होगा इससे क्या होगा? देखो, सबसे पहले क्या होगा, इस कमेटी में मेंबर कौन कौन होंगे? तो सबसे पहला होगा चीफ सेक्रेटरी। इसमें कमेटी के मेंबर भी होंगे, जो स्टेट का चीफ सेक्रेटरी है वो भी इसका मेंबर होगा। देन आफ्टर नॉमिनीज ऑफ यूपीएससी के नॉमिनीज। देन आफ्टर चेयरमैन एंड नॉमिनीज ऑफ यूपीपीसीएस। क्या है? नॉमिनीज ऑफ यूपीपीसीएस के भी नॉमिनीज होंगे। देन आफ्टर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इसके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस कमेटी। तो ये कमेटी डिसाइड करेगी और इसका मेन मोटिव है पॉलिटिकल प्रेशर फ्री डीजीपी अपॉइंटमेंट। क्लियर? समझ गए? इतनी बात समझ गए तो उत्तर प्रदेश ने नया रूल निकाला है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डीजीपी, जिसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और जिसको हेड कौन करेगा? रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हु वॉन प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ यूएसए। देखो आप देखिए, क्या ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी कैन से इस पे सबकी नजर थी, पूरा वर्ल्ड मीन्स नजर रखा हुआ था कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। अभी फाइट चल रही थी। ये है डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। क्लियर? और इनके अपोजिशन में थी कमला हैरिस। क्लियर? इनकी पार्टी है रिपब्लिक पार्टी और इनकी है डेमोक्रेटिक। क्लियर?
और इन्हीं दोनों में फाइट थी यूएसए के अंदर। क्लियर, इन्हीं दोनों में फाइट थी यूएसए के अंदर। अब डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में। क्लियर, अब क्या है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन। अब ये कैसे जीते, तो देखो दोस्तों 540 सीट है इलेक्शन में। क्लियर, इलेक्टोरल वोट, और इसमें से 270 वोट चाहिए इलेक्टोरल वोट मेजोरिटी के लिए। यूएसए में वी कैन से गवर्नमेंट बनाने के लिए 270 वोट चाहिए। कितने चाहिए, 270 वोट चाहिए यूएसए में गवर्नमेंट बनाने को। और डोनाल्ड ट्रंप वी कैन से वोट लिया इलेक्टोरल वोट 276। कितने आए हैं इनके, 276 इलेक्टोरल वोट आए हैं, और डेफिनेटली इन्हें गवर्नमेंट बना दी और डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं यूएसए का प्रेसिडेंट इलेक्शन। अब सर जाते आते ये बता दीजिए कि प्रेसिडेंट इलेक्शन ये जीते हैं, ये कौन से नंबर का प्रेसिडेंट बनेंगे, तो ये बनेंगे 47th प्रेसिडेंट, ये 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। सर एक और चीज बता दीजिए, इसका टेन्योर और बता दीजिए मुझे कि यूएसए का टेन्योर कितना होता है प्रेसिडेंट का। तो यूएसए का जो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है वो ओनली 4 ईयर होता है। कितना होता है दोस्तों, 4 ईयर। याद रखोगे, सिर्फ ओनली 4 ईयर होता है, याद रखोगे, क्योंकि वहां पर पार्लियामेंट डेमोक्रेसी नहीं है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। याद रखोगे, याद रखोगे। और दूसरी बात, और जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है जेडी वेंस। ये भी याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जो बाइडन जब प्रेसिडेंट थे तो पर कमला हैरिस हमारे इंडियन ओरिजिन है। क्लियर, और साउथ से बिलोंग करती है, और वो उस टाइम जो बाइडन में वाइस प्रेसिडेंट थी, और जो बाइडन ने रिजाइन मिंकन से हट गए थे प्रेसिडेंट इलेक्शन से, और देन आफ्टर कमला हैरिस का नाम चल रहा था प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, किसके साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और कई सारा वीकेंड से कंपटीशन भी, कई सारा खतरनाक कंपटीशन हुआ, वीकेंड से डिसाइड नहीं हो रहा था कि कौन जीतेगा, और डोनाल्ड ट्रंप अगेन जीत गए, 276 सीटें आई हैं। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंट्री होस्ट थर्ड महासागर समिट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। क्या है दोस्तों कि महासागर ये समिट है, ये किसने होस्ट करी है, किस कंट्री ने, तो ये कंट्री ने करी है इंडिया ने। कहाँ है, इसमें इंडिया तो है ही नहीं। क्लियर, ये इंडिया ने होस्ट करी है थर्ड महासागर समिट, और इसको रिप्रेजेंट वर्चुअली रिप्रेजेंट किसने किया है, वर्चुअली रिप्रेजेंट किया है हमारे नेवी के चीफ क्या नाम है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। याद रखना, हमारे नेवी के चीफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी, याद रखना। और ये क्या है, महासागर समिट। तो महासागर समिट क्या है, ये कोऑपरेशन है अमॉन्ग डिफरेंट कंट्री और द मेंबर कंट्री ऑफ द महासागर ग्रुप टू कंट्रोल और टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ द ओशियन। क्लियर, टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ द ओशियन। कौन से चैलेंजेस, देखो चैलेंजेस कौन से, आप जानते हो, पायरेट्स की सबसे बड़ा चैलेंजेस है। क्लियर, ओशियन में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको भी कंट्रोल करना, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। और सर ये बताइए इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी इस बार फोकसिंग ऑन ट्रेनिंग cooperation to mitigate the maritime security challenges in इंडियन ओशियन रीजन। ये इसकी थीम थी, फोकसिंग ऑन ट्रेनिंग कॉपरेशन टू मिटिगेट द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडियन ओशियन रीजन, ये इसकी थीम थी। क्लियर, अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें कौन कौन सी कंट्रियां हैं। ये एक याद रखना, ये इवेंट बाई एनुअल इवेंट है, 2 साल में एक बार इवेंट होता है ये महासागर, और थर्ड महासागर हुआ था जिसको होस्ट किया है इंडिया ने वर्चुअली। क्लियर, और इसमें मैं कुछ कंट्री बता देता हूं, जैसे आप देख पा रहे होंगे कंट्री, जैसे इंडिया, बांग्लादेश,
बांग्लादेश के बाद मॉरिशस, मालदीव्स, मेडागास्कर, देन आफ्टर वो कौन सा मेडागास्कर, केनिया, तंजानिया, ये सारी कंट्रियां याद रखना, श्रीलंका भी, ये सारी कंट्रियां इसकी मेंबर। ठीक है, पूरी कंट्री तो मैं नहीं बता रहा हूं, जितनी कंट्री मुझे याद आ रही है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। क्लियर चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच स्टेट अप्रूव 35% जॉब रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड स्टेट सर्विस। आप देख पा रहे होंगे ये हैं मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। और मोहन यादव कौन है? सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। ये कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम है। कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम। और मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 30% रिजर्वेशन इन जॉब टू वुमेन ऑलरेडी है। 33% मध्य प्रदेश के अंदर रिजर्वेशन दिया जाता है वुमेन को इन जॉब। अब क्या हुआ, कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग में डिसाइड किया गया कि जो 33% रिजर्वेशन है इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 35% रिजर्वेशन कर दिया जाएगा। क्लियर? तो 35% कर दिया है मध्य प्रदेश ने रिजर्वेशन टू वुमेन टू इन गवर्नमेंट जॉब और स्टेट सर्विस। कौन सी गवर्नमेंट जॉब? स्टेट गवर्नमेंट जॉब, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। 35%, 35%। अब वुमेन को, मध्य प्रदेश की वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा इन गवर्नमेंट जॉब। क्लियर? याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है मेलूरी बिकम न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखो मिलूरी अभी 17th डिस्ट्रिक्ट बना है इस स्टेट का, 7th डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। क्लियर? और ये किसका बना है? ये बना है नागालैंड का। किसका? नागालैंड का। और किस डिस्ट्रिक्ट से बाइफरकेट होके बना है? तो ये बना है फैक है। ये है वी कैन से साउथ ईस्ट में। कहां पर है? साउथ ईस्ट में। देखना तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट दिखेगा नागालैंड के मैप में, एक फैक नाम से, फेक। और इसी को बाइफरकेट करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया है जिसको बोला मिलूरी डिस्ट्रिक्ट। और 17 डिस्ट्रिक्ट हो गए कहां पर? नागालैंड के अंदर। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 17 डिस्ट्रिक्ट हो गए नागालैंड के अंदर। याद रखना इसको भी। और इसी के साथ बन तो गया। देन आफ्टर ये एक और बात इसमें खासियत है, ये म्यांमार कंट्री के बॉर्डर को भी टच करता है। याद रखना इसकी स्पेशलिटी, इसकी लोकेशन, ये म्यांमार कंट्री को भी टच करता है। और फैक डिस्ट्रिक्ट से कटकर बाइफरकेट होके मिलूरी डिस्ट्रिक्ट बना है जो कि 17th डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड का। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट इन वार एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। ये पूछ रहा है कि बताइए किस दिन ये दिन पड़ता है। थोड़ा दिन बड़ा है, देख लीजिए। क्लियर? ये पड़ता है 6 नवंबर को। 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे पड़ता है फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द आर्म एनवायरमेंट इन वार एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब क्या है और ये डे क्यों मनाया जाता है? अवेयरनेस टू एनहांस अवेयरनेस दी या अवेयरनेस दी प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट एक्सप्लॉयटेशन इन कॉन्फ्लिक्ट जोन। याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्री विल लॉन्च यूरोपियन यूनियन प्रोब 3rd सैटेलाइट इन दिसंबर। देखो दोस्तों, मेरा एक इंडिविजुअल लेक्चर पड़ा हुआ है, आप देखना मेरे एडिटोरियल में। जिसमें मैंने आपको इसरो के फ्यूचर मिशन बताए और उसमें एक लाइन मैंने आपको बताई थी कि इंडिया के पास एक क्रायोजेनिक इंजन नहीं था। क्या नहीं था? क्रायोजेनिक इंजन नहीं था, जिसके कारण क्या है, इंडिया हैवी सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर पा रही थी।
और कोई भी दूसरी कंट्री इसको क्रायोजेनिक इंजन नहीं दे रही थी, तो इंडिया ने डिसाइड किया कि हम अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाएंगे, और इंडिया ने वो करके दिखाया और अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना के दिखाया। और स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गई है इसरो, मैं क्या बताऊं कि कई सारी दूसरे देश की कंट्रियां हमारे सैटेलाइट जो लॉन्चर हैं, जो कि लॉन्च व्हीकल है, उनसे सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं। और यूरोपियन यूनियन का प्रोब 3rd सैटेलाइट ये अब इंडिया लॉन्च करेगी दिसंबर में। और कहां से? श्रीहरिकोटा से। कहां से? श्रीहरिकोटा से ये दिसंबर में यूरोपियन यूनियन की प्रोब 3rd सैटेलाइट लॉन्च करी जाएगी इंडिया से। क्लियर? अब ये सैटेलाइट करेगी क्या? तो ये क्या करेगी? स्टडी करेगी सन आउटर पार्ट ऑफ कोरोना। क्लियर? अब ये कोरोना क्या है? जो सन का आउटर पार्ट है, दैट कंसिडर एज अ कोरोना। ये कोरोना कोई बीमारी नहीं है, इसको कोरोना बोला जाता है, जो कि सन का आउटर पार्ट है, जो कि जिसका टेम्परेचर कम है, वी कैन से इंटीरियर से जिसका टेम्परेचर कम है, तो उसको बोला है कोरोना। क्लियर? आउटर पार्ट ऑफ द सन, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसरो लॉन्च करेगी इसको। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज चेयर्ड द 32nd मीटिंग ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति इन न्यू दिल्ली। तो देख पा रहे होंगे आप, ये अमित शाह जी ने इसको चेयर किया 32nd कौन सी मीटिंग? केंद्रीय हिंदी समिति। अब ये क्या है केंद्रीय हिंदी समिति? तो इसका काम है टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना। क्लियर? इसका ये मेन काम है, और यही डिस्कस किया गया कि हिंदी को कैसे प्रमोट किया जाएगा। क्लियर? और इसको चेयर किसने किया? अमित शाह जी ने किया, याद रखोगे। चलते हैं आगे, अपन देखते हैं। तो इसी के साथ लेक्चर भी कंप्लीट होता है, और 7 नवंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू भी कंप्लीट होते हैं। क्लियर? तो हम मिलते हैं कल नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।